हेलो क्लास 11 के बच्चों, ये आपके क्लास का हिस्ट्री का बुक है और चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर का नाम है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। इंग्लिश में चैप्टर का नाम क्या है? द एम्पायर स्पैनिंग इन 3 कंटिनेंट्स। तो आइए हम द एम्पायर विच वॉज स्पैनिंग इन 3 continents, which was this empire? What was the name of this empire? The name of this empire was Rome Empire. हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। रोम, आप रोम को इस टाइम आधुनिक टाइम में इटली कहते हैं। रोम सिर्फ रोम तक ही नहीं हुआ था, ये बहुत दूर तक था। उसकी राजधानी इटली थी और सारा साम्राज्य फिर विघटन हो गया और बच क्या गया? तो सिर्फ इटली उसकी राजधानी, वही लेकर अभी इटली है और कुछ भी नहीं है इनके पास। तो इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। आइए देखते हैं कि ये रोम कितना फैला हुआ था, कितने विशाल साम्राज्य में ये फैला हुआ था। तो आप देखोगे रोम साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। इसके विशाल राज्य क्षेत्र में आज का अधिकांश यूरोप और अर्धचंद्राकार क्षेत्र यानी कि पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका, ये सब आता था। देखा ना, यूरोप, अफ्रीका और एशिया, तीन महाद्वीप में फैला हुआ ये क्या था? एक साम्राज्य था। और इतना बड़ा साम्राज्य आज तक कहीं किसी का नहीं बना। हाँ, आधुनिक काल में बना इंग्लैंड का, क्योंकि वो पूरी दुनिया के 75% भाग पर कब्जा कर लिया था इंग्लैंड ने। लेकिन एक बात का गौर करना, चाहे इंग्लैंड हो या रोम हो, चाहे तुम जितना ज्यादा फैल जाओ, चाहे तुम्हें जितनी ज्यादा तरक्की मिल जाए, लेकिन इसका क्या होता है? एक ना एक दिन जो है तुम्हारा खात्मा तय है। यानी कि सभी एम्पायर सब दिन के लिए नहीं रह सकता है। आप देखोगे कि इस साम्राज्य का इन तीन कंटिनेंट में कैसे गठन हो गया, किस तरीके से ये इतनी ताकतवर बन गया, ये अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे संवारा, इसने अपने साम्राज्य को किस तरह सुसज्जित किया, ये कौन सा प्रबंध किया था कि इतने बड़े साम्राज्य बड़ा हो गया और इतने बड़े क्षेत्र में फैल गया। आप जानते हो, अभी जो हम बातें करने जा रहे हैं वो बहुत पुरानी, 2 से 2,500 साल पुरानी बात कर रहे हैं हम। 2,000-2,500 साल पहले ऐसा कुछ नहीं था जिसके बल पर में इतनी बड़ी साम्राज्य खड़ा कर लिया जाए। कौन था यहाँ का राजा? क्या था उसके अंदर गुण कि वो इतनी बड़ी साम्राज्य को खड़ा कर पाया? क्या इसकी संस्कृति अच्छी थी? हाँ, रोम की संस्कृति इतनी अच्छी थी कि दूर दूर तक के साम्राज्य में सभी लोग इसकी संस्कृति को पसंद करते थे। क्या इसका कानून अच्छा था? हाँ, रोम का कानून इतना अच्छा था कि वो पूरी दुनिया में इसके कानून को पसंद किए जाते थे और पूरी दुनिया में लोग इसे पसंद करते थे। क्या ये अपने इनके जो अपने रोम था, क्या वहां पर लोकतंत्र था? हाँ जी, लोकतंत्र था। यही वजह है कि अगर ये अफ्रीका या एशिया के भागों को जीता, यूरोप के भागों को जीता, तो जीतने के बाद जो भी गुलाम देश या गुलाम क्षेत्र इनके अंदर आए, उन्हें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं था इनके साथ रहने में। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र तो था ही। वहां भी संसद था, उसमें सदस्य लोकतंत्र के द्वारा चुनकर आते थे। इनके सदस्यों को सीनेट कहते थे। तो सीनेट चुनकर आते थे, इसलिए किसी को भी कोई समस्या नहीं थी और रोम ताकतवर था। आप स्टूडेंट लोग एक बात सोच कर देखो, अगर आपको कल खली आकर के बोले कि मेरे से दोस्ती करोगे, तो आप क्या कहोगे? करूंगा या नहीं? तो अपने से बलवान, अपने से ताकतवर, अपने से बुद्धिमान से हाथ मिलाना, उसके साथ रहना,
उसके साथ रहकर तरक्की करना ये कोई बुरी बात थोड़ी ना है। अभी आप सोच रहे होंगे कि इंग्लैंड ने हम पर 300 बरस तक कब्जा किया, 300 बरस तक शासन किया, लेकिन कभी ये सोचा कि अगर इंग्लैंड यहाँ नहीं आया होता तो हम इतने बुद्धिमान भी नहीं बने होते, नंबर एक। नंबर दो, इतनी अति आधुनिक चीजें नहीं सीखे होते। नंबर तीन की इंग्लैंड जब आया तो वो हम पर यूं ही कब्जा नहीं कर लिया, इंग्लैंड की बातें हमें अच्छी लगी, इसीलिए हम उसके साथ हो लिए और वो हम पर कब्जा कर पाया। अगर किसी की बातें हमें अच्छी ना लगे और वो हम पर कब्जा कर ले, ये नहीं हो सकता। आपको इंग्लैंड की बातें अच्छी लगी, उसका उदाहरण दे। आज भी दुनिया में लोग इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं। आज भी दुनिया में एक रिक्शा चालक का बच्चा भी कहता है कि हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे, और रिक्शा चालक कहता है कि मैं भीख मांगूंगा लेकिन अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाऊंगा। तो इंग्लिश की बातें अच्छी नहीं लगी तो आप ऊपर में जबरदस्ती कब्जा नहीं कर लिया। रोम भी ऐसा ही था, ये किसी पर जबरदस्ती कब्जा नहीं करता था, ये कब्जा ऐसे ही करता था कि हाँ उस प्रदेश को जीता, लेकिन जनता को रोमन साम्राज्य के साथ रहने में कोई परेशानी नहीं थी। अब चलते हैं कि ऐसा क्या था कि रोम के पास इतनी बड़ी सेना थी, वो इतने साम्राज्य में फैल गया। क्योंकि अगर साम्राज्य को कहीं पर बढ़ाते हो, अगर आप दूसरे प्रदेश या देशों को जीतते हो, तो जीतने के लिए आपको सैनिक चाहिए, सैनिक के तनख्वाह चाहिए, यानी कि ढेर सारा आपको कुछ न कुछ आमदनी का स्रोत चाहिए। तो रोम के पास कौन सी ऐसी आमदनी का स्रोत थे जिस वजह से वो इतनी तरक्की कर रहा था और प्रदेशों को जीत रहा था ना। रोम के इतिहासकारों के पास बहुत सारे स्रोत हैं जिसमें यह दिखाया गया है कि रोम के पास काफी धन भी था। अब रोम के इतिहासकार के पास जो स्रोत है, जानकारी कहां से लाया, तो जो स्रोत है वो इनके पास 4 तरह के स्रोत हैं। पहला है संपूर्ण स्रोत सामग्री, जिससे 3 वर्गों में विभाजित किया गया है: पाठ्य सामग्री, प्रलेख दस्तावेज और भौतिक अवशेष। भौतिक अवशेष यानी कि आप जानते ही हो, खुदाई के दौरान जो कुछ भी आपको मिलता है, जैसे आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं ना, पुरातत्वविद, तो जब वो खुदाई करते हैं तो उनको बहुत सारी सामान चीजें मिलती है खुदाई के दौरान, उसको बोलते हैं भौतिक सामग्री। प्रलेख मतलब लिखे हुए जो दस्तावेज, डायरी, किताबें थी वो सब। और पाठ्य सामग्री यानी कि जो उस टाइम में लेखक सब जो मोटी मोटी किताबें लिख कर गए, वो उन किताबों में से भी ये निकाल लेते हैं रोम साम्राज्य के बारे में जानकारी। यही नहीं, आपको ये भी बता दें कि कागज की खोज, कागज का आविष्कार रोम में ही हुआ था। कैसे? तो रोम की नदी जो थी ना, वो रोम के नदी के किनारे में, यानी कि वहां से नील नदी बहती है, तो नील नदी के किनारे में पेपाइरस नामक एक पौधा होता था। उसी पेपाइरस नाम के पौधे को कूच कर और उसे फैलाकर कागज बनाना इन लोगों ने सीख लिया था। याद रहेगा, पेपाइरस नामक पौधे से कागज बनाया गया, इसलिए कागज को नाम दिया गया पेपर। पेपाइरस से पेपर नाम दिया गया। और उसी पेपाइरस नामक पौधे से बनाए गए कागज पर प्रलेख लिखा गया, डायरी लिखी गई, किताबें लिखी गई, और रोम साम्राज्य कैसे फैला उसके बारे में भी लिखा गया। यही नहीं, ईसा मसीह जो आप जानते हो क्रिश्चियन के भगवान हैं ये ईसा मसीह, वो 630 ईस्वी दशक तक की अवधि में मिलता है कि रोम साम्राज्य जो था वो काफी ज्यादा फैल चुका था। यही नहीं, ये दजला फरात नदी तक भी फैल चुका था, और दजला फरात नदी के बीच में ही इस दुनिया की शुरुआत हुई, ऐसा बाइबल में लिखा है, जो मैंने आपको पहले चैप्टर पढ़ाने के दौरान बताया था। अब आते हैं रोमन साम्राज्य को पढ़ने के लिए। तो रोमन साम्राज्य जब फल फूल रहा था उसको बोलेंगे पूर्ववर्ती, और जब ये नाश होना शुरू हो गया तब इसको बोलेंगे हम परवर्ती।
तो रोमन साम्राज्य को मोटे तौर पर दो भागों में बांटा जा सकता है, पूर्ववर्ती और परवर्ती। पूर्ववर्ती उस काल को कहते हैं, यानी कि तीसरी शताब्दी तक को, यानी कि तीसरी शताब्दी तक ये आराम से ये साम्राज्य फल फूल रहा था, समृद्ध हो रहा था, ताकतवर था। और तीसरी शताब्दी के बाद इनका धीरे धीरे पतन होना शुरू हो गया। पतन क्यों हुआ? तो उसका वजह था दो महाशक्ति। एक तो रोम महाशक्ति था ही, बगल में एक ईरान भी आ गया। तो ईरान और रोम, इन दोनों महाशक्तियों के कारण पलड़ा जो है रोम का अब कम होने लगा और ये पतन की ओर जाने लगे। तो सबसे पहले हम यहां पर जो पढ़ेंगे वो है रोम के बारे में। तो रोम को देख लेते हैं, कैसे समृद्ध हुआ, किस तरीके से ये ताकतवर बना। बाद में ईरान को देखेंगे, फिर रोम और ईरान के टक्कर को देखेंगे कि किस तरीके से ईरान ने रोम के एक ही दिन में 60,000 सैनिकों को मार दिया था। वहां से रोम की ताकत जो है वो कम होना शुरू हो गए थे। तो एक ही दिन में इतने सैनिक इनके मारे गए, और वो कैसे हुआ वो अभी बताएंगे। अभी हम रोम को कैसे फला फूला उसके बारे में बताएंगे। रोम को फलने फूलने के पीछे, इनको समृद्ध बनाने के पीछे एक सम्राट का हाथ है। सम्राट का नाम था अगस्टस। 27 ईस्वी पूर्व, यानी कि 27 BC इंग्लिश में एक राजा बना अगस्टस। राजा को उस टाइम में प्रिंसिपेट कहा जाता था। रोम में जो भी राजा बनेगा तो प्रिंसिपेट, यानी कि अगस्टस को प्रिंसिपेट भी कहा जाता था। अगस्टस एक छत्र राज किया था और उसने सभी नागरिकों को सम्मान दिया था। और अगस्टस की एक सपना था कि वो रिपब्लिक और गणतंत्र रोम को बनाना चाहता है, यानी कि यहाँ चुनाव हो। इसलिए उन्होंने संसद की व्यवस्था किया, संसद भवन की, और लोगों को चुनकर आने को कहा। राजा तो वही रहेंगे, लेकिन उनके जो मंत्री सब होंगे वो सब चुनकर आए, जिसने सीनेट कहा गया। लेकिन सीनेट वही लोग बन सकते थे जो कम से कम 25 साल के हों। 25 साल के उम्र वाले सीनेट बनने के लिए रोम में खड़े हो सकते थे। ठीक है, तो 25 वर्ष के लोग रोम में सीनेट बन करके आ सकते थे। और अगस्टस के इस युग को सेनेटर युग के नाम से भी जानते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, जितने भी सीनेटर थे ना, सब में रिश्वतखोरी, करप्शन, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा थे। तो अगस्टस इस बात को जानते थे कि हमारे सीनेट में भ्रष्टाचार कुछ ज्यादा ही है। लेकिन अगस्टस की काबिलियत ऐसी कि वो इस भ्रष्ट चीजों को भी चला रहे थे। लेकिन धीरे धीरे अगस्टस अपने दिमाग में सोच रहा था कि इस करप्ट सीनेट को दवाई क्या है, ये भ्रष्टाचार ना करे, रिश्वत ना खाए, इसकी रास्ते क्या है वो सोचा जाए। तो उसको सोचने के लिए उसने सबसे पहले ये तैयार किया कि राजा जो भी होगा वो बिल्कुल योग्य होना चाहिए। तो आपको याद होना चाहिए कि अगस्टस का अपना पुत्र था, लेकिन अगस्टस ने अपने पुत्र को राजा नहीं बनाया, क्योंकि अगस्टस के अपने पुत्र में वो योग्यता ही नहीं थी। तो अगस्टस जानते थे कि मेरे पुत्र में सम्राट बनने की योग्यता नहीं है, और ऊपर से सीनेटर भ्रष्ट है। तो उसके भ्रष्टाचार को चलाने के लिए एक ईमानदार सम्राट होना चाहिए। वो मेरा पुत्र है नहीं, इसीलिए उन्होंने एक लड़के को गोद लिया था, नाम था टिबेरियस। टिबेरियस को अगस्टस ने राजा बना दिया था, अपने पुत्र को राजा नहीं बनाया था। और टिबेरियस को उन्होंने राजा बनाया, जो 14 ईस्वी से लेकर 37 ईस्वी तक वही राज किया था। इस बीच में अब सीनेट में जो था वो क्या किया जाए, तो सीनेट में कौन सीनेट बनकर आएगा, तो अभिजात वर्ग सब ही आएगा। ये अभिजात वर्ग कौन थे, तो जितने मंत्री वर्ग थे, अमीर वर्ग थे, जो सरदार थे, वो सब, यानी कि जो सेना में सरदार थे ना, वो जब सेना से अपना सेवा निवृत्त होते थे तब वो अभिजात वर्ग बन जाते थे, यानी कि बड़े इज्जतदार सरदार,
उनकी काफी ज्यादा इज्जत होती थी। ये सब यही नहीं, अभिजात वर्ग के गलतियों और सीनेट के भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी होने के कारण रोम में गृह युद्ध भी हुआ था, लेकिन 69 ईस्वी में, लेकिन उसे भी बड़े आसानी से संभाल लिया गया और उसे ठीक रखा गया। लेकिन धीरे धीरे यहां से अब अगस्टस के बाद थोड़ा थोड़ा कमजोरी रोम में आना शुरू हो गया था। उसका क्या वजह था? उसका वजह था कि साम्राज्य बहुत बड़ा हो गया और सभी साम्राज्यों को ना प्रांत में बांट दिया गया था। किस में बांट दिया गया? प्रांत में, प्रदेशों में बांट दिया गया था। प्रदेशों में बांट करके हर प्रदेश से 1,25,000 किलोग्राम सोना हर साल टैक्स के रूप में राजा लेता था, या फिर 54 लाख दिनारियस दे दो, ये भी था। और ये सोना या चांदी ही होगा 1,25,000 किलो, ये हर प्रांत से टैक्स लिया जाता था। अब किसी प्रांत में सोचो कि नहीं था सोना चांदी या इतना टैक्स नहीं दे सकते थे और फिर भी उससे लेंगे, तो उस प्रांत में थोड़ा बहुत तो असंतुष्टता तो आनी शुरू हो जाएगी। उस प्रदेश के लोग असंतुष्ट होना तो शुरू हो जाएंगे। तो यहां पर धीरे धीरे रोम के इतने बड़े साम्राज्य में अब कहीं से दीमक लगना शुरू हो गया था, कमजोरी आनी शुरू हो गई थी। अब देखते हैं कि ऐसा नहीं था कि रोम में शहरीकरण नहीं हुआ। जो पिछले चैप्टर में पढ़े थे, शहरीकरण यहां भी हुआ था। दूर दूर से लोग, भूमध्य सागर के तरफ से लोग व्यापार करने के लिए रोम के शहर में आते थे। और आपने एक बात और सुना होगा कि रोम और इटली उस टाइम में एक ऐसा जगह था जहां पर ऐसी कोई बीमारी नहीं थी दुनिया में जिसका इलाज ना हो। अब बैक्टीरिया का किसी को नॉलेज ही नहीं था तो क्या कह सकते हो। आपने पढ़ा था ना, अब आपके ही क्लास में वो टटन खातून वाला जो चैप्टर पढ़े थे, क्या नाम था चैप्टर का? तो तट वाला चैप्टर था, जहां जॉन कार्टर जो है उनका लाश निकाल कर स्टडी करते हैं कि ये टटन खातून जो अंतिम फराओ था, अंतिम राजा था, कैसे मरा, क्योंकि वहां पर तो एक से एक दवाइयां थी, फिर कैसे ये मर गया। तो आपने देखा होगा कि उनको पता चला कि ये बैक्टीरिया, टीबी से मरा था। बैक्टीरिया का इन लोगों के पास नॉलेज नहीं था। शहर में, रोम के शहर में सभी प्रकार के व्यवस्था थे जो अन्य शहरों में होती है। वहां अदालत की व्यवस्था थी जहां पे मैजिस्ट्रेट बैठते थे और मैजिस्ट्रेट लोगों के झगड़े सहित अन्य झगड़ों का भी निपटारा करते थे। इनके यहाँ शहर में नाचने वाले, गाने वाले, दुकानदार, सुनार, लोहार, कुम्हार, बर्तन बनाने वाले, सभी तरह के शिल्पकार या फिर जो घर महल बनाने वाले मिस्त्री, सब तरह के यहाँ पर थे। यहाँ पर देखोगे कि रोम के शहर में बहुत सारे ऐसे घर देखे गए जो सार्वजनिक स्नान गृह था, यानी कि ढेर सारे लोग एक ही घर में आते थे। वहाँ बहुत छोटे छोटे जगह कमरे बने होते थे नहाने के लिए, बाथरूम, और उसी में सब नहाकर जाते थे। रोम के बारे में एक और बात है कि रोम ने सबसे पहले आपको कैलेंडर की शुरुआत की थी। कैलेंडर बनाना और उसे घर में टांगना, ये सब। अब आते हैं 3री शताब्दी तक तो ये फलता फूलता रहा। उसको आपने पढ़ लिया, कैसे सीनेट के द्वारा हो या अभिजात वर्ग के द्वारा हो या प्रांत बनाकर हो या अगस्टस जैसा ईमानदार सम्राट हो या टिबेरियस जैसा ईमानदार सम्राट हो, तो 3री शताब्दी तक ये फलते फूलते रहे, समृद्ध रहे। अब आपका हेडिंग है 3री शताब्दी का संकट। 3री शताब्दी में संकट किस तरह का आ गया? देखो, पहली और दूसरी शताब्दी को अगर देखा जाए तो रोम में बिल्कुल शांति थी, समृद्धि थी और आर्थिक विस्तार भी हुआ था, यानी कि साम्राज्य फैलता ही जा रहा था, फैलता ही जा रहा था। लेकिन 3री शताब्दी में आकर यहां पर तनाव के संकेत आ गए। 230 ईस्वी के दशक में आकर के साम्राज्य ने स्वयं को कई मोर्चों पर जूझता हुआ पाया। वो देखा कि कई जगह पर रोम जूझ रहा है, रोम उलझ रहा है।
225 ईस्वी में आकर के अधिक आक्रामक वंश एक आ गया। वो वंश था ससानी वंश। ससानी वंश 15 वर्ष के भीतर ही इतनी तेजी से फैला कि फरात के दिशा तक फैल गया और 3 भाषाओं में खुदे एक प्रसिद्ध शिलालेख में मिलता है कि ईरान का एक बादशाह आया। ये जो ससानी महावंश के थे, वो ससानी वंश के कौन थे? ईरान के सम्राट थे। ये 15 साल के अंदर ही अपने आप को ताकतवर बना लिया ईरान ने, और रोम को इतने बड़े साम्राज्य, 3 महादेशों में फैले हुए साम्राज्य को टक्कर देने के लिए ईरान आ गया, उसका ससानी वंश। ससानी वंश में सापुर प्रथम राजा हुआ, जो इस बात का दावा करता है, और दावा क्या, ईरान के भाषा में खुदे हुए एक शिलालेख पर इस बात का सबूत मिलता है कि सापुर प्रथम राजा दावा करता है कि वो एक ही दिन में रोम के 60,000 सेनाओं का सफाया कर दिया था। रोम साम्राज्य की पूर्वी राजधानी एंटीओक पर कब्जा भी कर लिया था। बताओ, रोम की राजधानी पर अब कब्जा किया जा रहा है। रोम इतना ताकतवर, इतने 3 महाद्वीपों में फैला हुआ, अचानक सा ये इतना कमजोर कैसे पड़ा कि इसके पूर्वी राजधानी एंटीओक पर कब्जा कर लिया ईरानियों ने। यही नहीं, जर्मन मूल की जनजाति सब जो थे उस पर भी कब्जा कर लिया। आगे राइन और डैन्यूब नदी की तरफ ईरान बढ़ने लगा और रोम के साम्राज्य को छीन छीन कर, हड़प हड़प कर अपने में रखने लगा। ईरानी लोग रोम लोगों को विदेशी बर्बर कहने लगे। ईरानी लोगों को रोमवासी विदेशी बर्बर कहते थे, क्योंकि रोम ना कल्चरल था, सांस्कृतिक था, वहाँ गणतंत्र था, रिपब्लिक था, लोगों से सम्राट प्यार करते थे। लेकिन ईरान ने जब इन पर हमला शुरू किया ना, तो बर्बरता पूर्वक, बिल्कुल क्रुएल्टी और बिल्कुल वो एट्रोसियस तरीके से उस पर में अत्याचार, ब्रूटल तरीके से उस पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। तो रोमवासी ईरानी को बर्बर विदेशी के नाम से पुकारते थे। अब आते हैं लिंग, साक्षरता, संस्कृति। रोमन साम्राज्य के अपेक्षाकृत अगर देखा जाए तो ईरान में इतना संस्कृति अच्छा नहीं था, ना ही एजुकेशन था, ना ही लोग इतने पढ़े लिखे थे। ज्यादातर रोम में देखोगे एकल परिवार था और एकल परिवार चलाते थे। जब पुत्र बड़ा होगा, वयस्क होगा, तो वही पिता का गद्दी संभालेगा और परिवार चलाएगा। लेकिन ऐसा ईरान में नहीं था। ईरान में तो पिता को मारकर पुत्र गद्दी ले लेता था। लेकिन रोम, क्योंकि संस्कृति नहीं थी ना, आज भी आप और अपने देश में नहीं जानते हो औरंगजेब ने क्या किया? अपने बाप को मार के, अपने पिता और अपने 6 भाइयों को अपने बाप को तो जेल में डाल दिया, शाहजहां को। अपने 6 भाई जो दाराशिकोह था, उस सबको दाराशिकोह सबको, अन्य 6 भाइयों को मारकर राजा बना, क्योंकि ये सबसे बड़ा पुत्र था नहीं। इसीलिए इसने कहा मैं राजा बनूंगा, तो शाहजहां ने कहा कि नहीं, तुम नहीं बन सकते क्योंकि तुम छोटे हो। तो कहा ठीक है, 6 को मार देता हूं, तब तो सबसे बड़ा मैं ही होऊंगा ना। और यही किया उसने। तो ईरान में ये था कि पुत्र पिता के रहते ही पिता की गद्दी पे बैठ जाता था। लेकिन रोम में ऐसा नहीं था। बहुत कल्चरल जगह था, बहुत संस्कृति से, बहुत शिष्टाचार वाला जगह था, जहां पर पिता पुत्र सबका एक संबंध जो होता है उसको बड़ी पवित्रता से चलाई जाती थी। यही नहीं, अगर यहां पर देखा जाए तो ज्यादातर पिता का ही चलता था लिंग में, और मतलब कह सकते हो पितृसत्तात्मक। लेकिन माता का भी राय जरूर ली जाती थी रोम में, लेकिन ईरान में ऐसा नहीं था। जब भी शादी होते थे तो लड़कियां जब शादी करके जाती थी तो उनको दहेज के रूप में कुछ न कुछ दिए जाते थे। जिसके पास जैसी औकात थी वो रोम में दी जाती थी। लेकिन ईरान में ऐसा नहीं था। ईरान में महिलाओं का खरीद फरोख्त चलता था। औरतों को बाजार में खड़ा करके ईरान में उस टाइम बेचा जाता था। यही तो वजह था कि
एक तरफ रोमवासी इतने कल्चरल थे कि वो अपनी बेटियों को अपने हिस्से में से दहेज, जमीन, पशुधन, रुपए, मुद्रा, मोहरें देते थे। और यहीं ईरान में महिलाओं को बाजार में खड़े करके बेचे जाते थे कि जिसको खरीदना है पैसा दो, खरीद लो। तो इसीलिए बर्बर कहते थे। यही नहीं, अगर ईरान में देखा जाए तो शादी की कोई उम्र तय नहीं थी, लेकिन रोम में शादी का उम्र तय था। या तो 28 साल, 28 की लड़की हो, 29 का लड़का, 30 का लड़की हो, 32 का लड़का और 22-23। ये 3 ऐसे पड़ाव थे, यानी कि 28, 29, 30, 32, 22 एंड 23। ये 3 पड़ाव थे जहां पर लड़का लड़की आपस में शादी कर सकते हैं। शादी करने के लिए वो कैथोलिक बिशप में जाते थे, यानी कि चर्च में जाते थे और वहां पर इनकी शादी कराई जाती थी। अब देखते हैं साक्षरता। साक्षरता क्या थी? तो रोमवासी पढ़े लिखे थे, क्योंकि आपने जैसा पढ़ा था पहले चैप्टर में कि मेसोपोटामिया में क्या था, 5000 लिपि थे। किलाकर लिपि जो था, किलाकर कह लो, किलाक्षर कह लो या क्यूनिफॉर्म कह लो, तो उसमें 5000 अल्फाबेट थे और वो भी उलझे हुए। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं था। यहाँ इनके रोम के अपने अल्फाबेट्स थे जिन्हें सभी अच्छे ढंग से पढ़ से लिख सकते थे, यानी कि का, खा, गा जैसे होता है वैसे ही अल्फाबेट यहाँ था। इसीलिए काफी लोग पढ़े लिखे होते थे और साक्षरता की स्थिति अच्छी थी यहाँ। हाँ, लोग ज्यादा नहीं पढ़ते थे, काम चलाऊ पढ़ाई, मतलब पैसिवली एजुकेशन था, यानी कि जितना आपको जरूरी है उतना ही लोग पढ़ते थे। उससे ज्यादा पढ़ने की किसी को कोई मन ही नहीं रहता था। वो देख लेते थे कि हमको क्या करना है और उसी के योग्य पढ़ाई कर लेते थे, बस हो गया। संस्कृति के बारे में हम बोल ही दिए। रोम में विविधता भरे संस्कृति थे, स्थानीय देवी देवताओं की पूजा होती थी, हर तरीके से रीति रिवाज चलता था। लेकिन वहीं पर ईरान में संस्कृति की बहुत ज्यादा अभाव था। लिंग में आप देख ही रहे हो कि स्त्रीलिंग का वहां पर कोई वैल्यू नहीं था। और साक्षरता ईरान में नहीं थी, क्योंकि ये लोग बर्बर, लड़ाई करने में तेज, ये सब थे और लोगों की, जनता की बात को नहीं समझते थे ये लोग। अब आते हैं आर्थिक विस्तार। रोम हो या ईरान हो, ये अपने आप को आर्थिक विस्तार कैसे किए, ये अपने आप को इतना तरक्की कैसे कर लिया? ये अपने आप को तरक्की किया विभिन्न तरह के उद्योग धंधे से, व्यवसाय से, बिजनेस से। इन्होंने कौन से उद्योग धंधे और बिजनेस किए? रोम वाले, रोम ने अपने बंदरगाहों से बिजनेस किया दूसरे देशों में। इनके पास खान भी बहुत थे, कोयला का खान, लोहे का खान, सोना चांदी का। उसके बाद ईंट के भट्टे से भी इन्होंने अच्छी कमाई की, क्योंकि उस समय में ईंट का आविष्कार हुआ ही था, पके ईंट का। तो जिसको देखो ईंट का भट्टा लगाता था कि लोग घर बनाएंगे तो मेरा ईंट बिकेगा। जैतून के तेल को पेर कर बेचने का रोम वासियों के पास बहुत ज्यादा फैक्ट्री थी। इससे भी इनका अर्थव्यवस्था तरक्की किया, क्योंकि फैक्ट्रियों का एक आधारभूत ढांचा इनके पास था। वहीं पर में आप देखोगे कि मिस्र में, प्रांत में, उत्तरी अफ्रीका में, हर जगह पर में, इटली में, हर जगह पर में फैक्ट्रियां लगाई गई थी। इसके अलावा रोमवासी ने शराब से भी पैसा कमाया। ये लोग शराब बनाना भी जानते थे और उसका बिजनेस बहुत अच्छा किया था इन्होंने। इन शराब को ना बड़े बड़े मटकों और कंटेनरों में भर करके दूर दराज के देशों में भेजा जाता था बेचने के लिए, मतलब निर्यात करते थे, एक्सपोर्ट। और जिस कंटेनर में ये शराब को भरकर भेजते थे कि ये 6 महीने, 2 साल, 3 साल भी रहेगा ना, तो बिल्कुल सुरक्षित शराब रहेगा, तो उस बर्तन को एम्फोरा कहते थे। याद रखना, ये सब एक एक नंबर के क्वेश्चन है कि एम्फोरा का अर्थ क्या है। तो शराब को मिट्टी के मटके या अन्य कंटेनरों में भरकर दूर तक ढुलाई करके और अन्य देशों में और प्रांतों में ले जाकर बेचे जाते थे। तो ऐसे कंटेनरों को एम्फोरा कहा जाता था। इस एम्फोरा को आर्कियोलॉजिस्ट यानी कि पुरातत्वविद को खुदाई के दौरान ढेर सारे कंटेनर मिले हैं।
जो इस बात का सबूत है कि इसमें शराब लिया, और कुछ कंटेनर में तो थोड़ी सी शराब अभी भी बाकी थी। आगे बढ़ते हैं कि साम्राज्य में जो था वो था ही बड़ा साम्राज्य रोम का। कौन कौन सा था? कैंपेनिया, सिसिली, फयूम, गैलीली, बाइजेंकियम, ट्यूनिसिया, दक्षिणी गॉल, नार्बोनेंसिस, बाइएटिका, स्ट्रैबो, ये सब में फैले हुए थे। आपको इन सब के बारे में प्लिनी और स्ट्रैबो दो लेखक हैं जिन्होंने एक बुक लिखा है, आप उसके बारे में पढ़ सकते हो। यहां पर ये लोग अंगूरी शराब बनाना भी जानते थे और उसका बहुत डिमांड था, उससे ये लोग बहुत ज्यादा पैसा कमाए थे। यही नहीं, लोग जो है घूमने के लिए भी खूब जाते थे, यानी कि पर्यटन भी रोम में करते थे, जिससे लोगों को आमदनी का स्रोत था। श्रमिकों पर नियंत्रण। अब है कि काम धंधा कौन करता था? तो काम धंधा लेबर करते थे, श्रमिक करते थे। ये कौन होते थे? तो इटली की कुल आबादी, यानी कि मिस्र की जो राजधानी थी ना इटली, उसकी आबादी उस समय 75 लाख थी। उसमें से 30 लाख लोग दास थे। दास समझते हो आप लोग? गुलाम, जिन्हें खरीद कर लाया जाता था, उनको कोई सैलरी नहीं दी जाती थी, बस सुबह शाम खाना दिया जाएगा और वो आप मालिक के लिए काम करेगा, और रात को उनको पैरों में जंजीर बांधकर और फिर ताला मार के खूंटे में बांध दिया जाता था कि ये भागे ना, जैसे भैंस हो जाती। हाँ, वैसे गुलाम इतना ज्यादा वफादार होता था कि किसी गुलाम को आज तक किसी ने भी भागते हुए नहीं देखा था। तो 30 लाख, बताओ, 75 लाख लोगों में से 30 लाख कौन थे? दास थे। वो 30 लाख दास मतलब लोगों का काम करते थे, हर तरह का काम, चाहे जैतून पेरने वाले फैक्ट्री में लगा दो, या फिर शराब बनाने वाले भट्टी में, या फिर ईंट बनाने वाले भट्टे पर, हर जगह पर में दास लोगों को लगाया जाता था और वही काम करते थे, उस पर कंट्रोल करते थे ये लोग। दास को कहां से लाते थे? तो अफ्रीका के तरफ सबसे ज्यादा दास बिकते थे। वहां के लोग खुद को बाजार में खड़े कर लेते थे और खुद को बेचते थे। बेटा कहीं और बिका है, पत्नी कहीं और बिकी है, और पति कहीं, पिता कहीं और बिक रखा है, और सब मिलकर एक जगह टाइम टाइम पर, शायद साल 2 साल में कभी एक बार पूरी परिवार मिल पाते थे, क्योंकि पूरा परिवार एक ही जगह पर नहीं बिकते थे, सबके सब क्या करते थे? अलग अलग जगहों पर में बिकते थे। और इस तरीके से श्रमिकों पर नियंत्रण रखा जाता था। काम कराने के बाद उन्हें चेन से बांधकर रख दिया जाता था। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन। अब आते हैं रोम के सबसे बड़े राजा और सबसे परिवर्तनकारी, जिन्होंने रोम को चेंज करके रख दिया, क्योंकि रोम देवी देवताओं के पूजा करने की जगह थी, लेकिन ये जगह कैसे क्रिश्चियन बना? आज ये जगह पूरी ईसाई है। कैसे? तो एक राजा आया था, नाम था उसका कॉन्स्टेंटाइनपुल। कॉन्स्टेंटाइनपुल ने सबसे पहले तो अपनी राजधानी का नाम बदलकर कॉन्स्टेंटाइन रख दिया। कॉन्स्टेंटाइन राजा ने सबसे पहले सिक्का चलाया, सोने के सिक्का 4.5 ग्राम का, 4.5 ग्राम का एक सोने का सिक्का इन्होंने चलाया। उसके बाद इन्होंने अपनी दूसरी राजधानी बनाया कुस्तुनतुनिया को। कुस्तुनतुनिया जो है उसी को हम कॉन्स्टेंटाइनपुल कहते हैं, और राजा का नाम था कॉन्स्टेंटाइन। कॉन्स्टेंटाइन राजा ने जो नई राजधानी बसाया, उस राजधानी का नाम था कुस्तुनतुनिया, यानी कि इंग्लिश में कॉन्स्टेंटाइनपुल। कॉन्स्टेंटाइनपुल जो थे वो राजधानी था, वहां पर में सबसे पहले राजा ने क्रिश्चियन धर्म को अपना लिया। अब राजा ने क्रिश्चियन धर्म को अपना लिया तो अब सारे लोग क्या करेंगे? क्रिश्चियन धर्म को ही अपना लेंगे ना, और फिर सब मिलकर क्रिश्चियन धर्म को अपना लिया और ईसा मसीह को भगवान माना। और अब रोम में एक बड़ा त्योहार मनाया जाता था। क्या मनाया जाता था? बड़ा त्योहार। अब उस त्योहार को क्या करें? वो तो बंद करना पड़ेगा। तो इन लोगों ने क्रिश्चियन बनने पर
25 दिसंबर को वो त्योहार मनाया जाता था, तो 25 दिसंबर को इन्होंने ईसा मसीह का जन्मदिन मानकर अपने पुराने त्योहार का ही नाम रख दिया क्रिसमस। क्रिसमस जो मनाते हैं आप। जबकि क्रिसमस डे 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ था। जीसस क्राइस्ट का जन्म इस दिन नहीं हुआ था। ये पुराना एक त्योहार था, उसी त्योहार को सबने जीसस क्राइस्ट का बर्थडे मान लिया, क्योंकि बर्थडे किसी को, जीसस क्राइस्ट का बर्थडे किसी को पता ही नहीं था। तो यहां से आपको रोम का जो है ईसाईकरण हो गया। फिर धीरे धीरे जो है पूरा रोम बंटने लगा, फ्रैंक, गॉल, इन सब में बट गया। ये फ्रैंक, गॉल सब ही बाद में जो है फ्रांस बना है, और वो सब अपना अपना अलग हो गए। फिर बाद में आकर के आप जानते हो पैगंबर मोहम्मद साहब, इस्लाम धर्म भी आ गया, और इस्लाम धर्म भी धीरे धीरे मध्य एशिया में फैल रहा था, यानी कि सऊदी अरब के इलाके में फैल रहा था। उसके बारे में तो आप बाद में पढ़ोगे। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 2। कौन सा था? चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 था। चैप्टर का नाम क्या था? 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। इंग्लिश में क्या नाम था? द एम्पायर स्पैनिंग इन 3 कंटिनेंट्स। द एम्पायर स्पैनिंग इन 3। हाँ, तो बच्चों आप लोगों को ये जो मैंने पूरा चैप्टर पढ़ाया कैसा लगा, आप लोग हमें जरूर कमेंट करना। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब भी देना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।